पुस्तक सहृदया नारी। लेखक श्री राम शर्मा आचार्य गुरुदेव के विपुल साहित्य के कुछ चुभते अंश। नारी अर्थात आधी जनसंख्या असमानता का शिकार है। जो सुविधाएं नर को प्राप्त हैं, वह नारी को नहीं। नारी को यदि मानवीय अधिकारों से संपन्न मनुष्य समझने योग्य स्थिति में रखा जा सके, तो उसकी मानसिक प्रतिभा का चमत्कार अपने निजी विकास तथा परिवार एवं समाज को समुन्नत बनाने के रूप में सहज ही देखा जा सकता है, और तब वह सिद्ध होगी साक्षात गृह लक्ष्मी। प्रस्तुत पुस्तक में नारी को समाज में सम्मानप्रद स्थान दिलाने हेतु ऋषियुग के क्रांतिकारी विचारों का संकलन प्रस्तुत है। महिला समाज में जागृति आते देखकर कई पुरुष वर्ग को ये भय लगने लगता है कि नारी अब तक हुए अत्याचारों का प्रतिशोध न लेने लगे। ऐसा सोचना ठीक नहीं है, क्योंकि नारी का सृजन जिन तत्वों से हुआ है, उनमें क्षमा और करुणा का ही बाहुल्य है। यो वह धारण तो शरीर भी किए रहती है, पर तात्विक विश्लेषण करने पर उसके अंतरंग और बहिरंग में आत्मा ही आत्मा दीप्तिमान दिखती है। आत्मीयता का अजस्र निर्झर उसके अंतरंग से निःसृत होता है। उसमें बहिरंग जीवन का आए दिन गिरते रहने वाला कूड़ा करकट अनायास ही बहता चला जाता है। स्नेह सौजन्य की मूल सत्ता बिना तनिक भी विकृत हुए अपने स्थान पर यथावत बनी रहती है। नारी की ये आध्यात्मिक विशेषता समस्त मनुष्य समाज को गौरवान्वित करती है। नारी में अद्भुत सहनशीलता और उदारता है। जन्म से लेकर युवा होने तक बच्चे पग पग पर उसे तरह तरह से हैरान करते रहते हैं। उससे असीम अनुकंपा पाते हुए भी निरंतर लड़ते झगड़ते, अपमान बरतते और कृतघ्नता व्यक्त करते उन्हें सदा देखा जा सकता है। कभी श्रद्धा सिक्त कृतज्ञता की अभिव्यक्ति कदाचित ही कोई संतान करती होगी। जब देखो तब दोष देना, दबाना और झल्लाना ही बदले में बरसता है। नादान बच्चे ही ऐसा नहीं करते, वरन बराबर वाले और बड़े भी वही रीति अपनाते रहते हैं। भाई भतीजे से लेकर पति और देवर जेठ सदा हुकूमत चलाते, रौब गांठते और किसी न किसी बहाने सताते ही देखे जाते हैं। फिर भी रोषपूर्ण प्रतिक्रिया का कभी दर्शन तक नहीं होता। बहुत हुआ तो तनिक देर की उदासी और आंखों से आंसू की दो बूंदें, इनके अतिरिक्त और किसी के लिए अन्य प्रकार की अभिव्यक्ति कदाचित ही कभी देखी जाती है। नारी को रूठते, रोते, खींचते, झल्लाते तो देखा जा सकता है, पर अपनों के प्रतिशोध की, हानि पहुंचाने की भावना कभी भी उठती नहीं देखी जाती। लड़का बुरा भला कहकर गया हो, कुछ भी बिगाड़ गया हो, पर घर से रूठ कर चले जाने पर माता का पेट काटता ही रहता है। जब तक वह खोज नहीं लिया जाता, तब तक उसे चैन नहीं मिलता। वापस आने पर वह उसे दूने स्नेह के साथ छाती से लगा लेती है और ये भूल जाती है कि कुछ ही समय पहले यह कितनी उद्दंडता का परिचय देकर गया था। पति लोग आए दिन अपमानित करते रहते हैं और लांछन लगाते रहते हैं। छोटे छोटे कारण जो सामान्य रीति से परामर्श देकर सुधारे जा सकते थे, गाली गलौज, मारपीट जैसे उद्दंड अनाचार बरसाते हैं। इनकी प्रतिक्रिया बुरा लगने के रूप में तो होती है और दबा खुला प्रतिरोध भी होता है। इतने पर भी पत्नी के मन में पति के प्रति घृणा, द्वेष का एक भी बीज नहीं जम पाता। कुछ ऐसा नहीं सोचती करती जिससे पति का अहित होता हो, वरन चढ़े हुए पारे को उतारने के लिए अपमानित, उत्पीड़ित होते हुए भी अपनी ओर से आगे बढ़कर हंसती मुस्काती, खुशामद करती, मनाती दिखती है। ये विवशता की प्रतिक्रिया या प्रभुता के कारण भयभीत दीनता नहीं है, वरन उसका अंतःकरण खोलकर देखा जा सकता है कि यह मात्र उदार आत्मीयता भर है, जो उसकी मूल प्रकृति में जुड़ी हुई है।
इस प्रकृति की ज्योत्सना पर कभी कभी ग्रहण तो लग जाता है, पर अधिक समय तक वह टिकता नहीं है। आत्मीयता के दैवी तत्व उसके क्षेत्र को बहुत दूर तक प्रभावित करते हैं। आमतौर से वह स्नेह, सौजन्य के छेनी हथौड़े से ही पाषाण खंडों को देव प्रतिमा के रूप में गढ़ती है। पर जहाँ अनिवार्य हो जाता है, वहाँ उसका चंडी रूप भी सामने आता है। अन्यथा अपने पुत्रों का वध कर डालने पर भी द्रौपदी द्वारा गुरुपुत्र अश्वत्थामा को क्षमा कर देने जैसी उदार घटनाएं ही बहुधा देखने में आती रहती है। संयुक्त परिवार के निर्वाह में अनेक कठिनाइयां और विकृतियां होने पर भी वे माता, बहन, पुत्री जैसे नारी घटकों की कोमल भावनाओं के कारण ही बिखराव से बचे रहते हैं। उनकी स्नेह सिक्तता के प्रभाव से कितनी ही अड़चनें और कईयों के आर्थिक तथा दूसरे स्वार्थों के आघात लगते रहने पर भी, संयुक्त परिवार बड़े होने पर भी चिरकाल तक सुगठित बने रहते हैं। नारी को आगे बढ़ने दें। महिला जागरण अभियान में पुरुष द्वारा बरती गई उस अनीति की बहुधा चर्चा होती रहती है, जिसके कारण नारी को वर्तमान दुर्दशा के गर्त में गिरना और बहुत कुछ सहना पड़ा है। ये औचित्य अनौचित्य की, न्याय अन्याय की समीक्षा मात्र है। आधे समाज को अपंग बनाकर रख देने वाले, पक्षाघात या महामारी की तरह तोड़ मरोड़ कर रख देने वाले संकट का यह पर्यवेक्षण भर है, जिससे निदान कारण को समझकर निवारण की संगति बिठाई जा सके। निदान को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा का सरंजाम जुटाया जा सके। इसे भूल का प्रायश्चित करने की गलती को सुधारने की तैयारी कह सकते हैं। यहाँ विद्वेष भड़काने जैसा प्रयत्न तनिक भी नहीं है। यदि कोई वैसा करेगा भी तो वह संभव न हो सकेगा। परिवार संस्था के अभिन्न घटक नर और नारी को भौतिक और आत्मिक बंधनों से काटकर अलग करना, एक का दूसरे के प्रति शत्रुता रखकर असहयोग करना शक्य नहीं हो सकता। माता को बच्चों के विरुद्ध भड़काकर, उनसे घृणा बैर करके और अलग रहने के लिए कोई भी रजामंद नहीं कर सकता। तर्क, कारण, प्रमाण कितने ही उपस्थित किए जाएं और बच्चों के प्रति स्नेह के स्थान पर द्वेष रखने में कितने ही लाभ क्यों न बताए जाएं, पर उसे इस बात से सहमत न किया जा सकेगा। भाई का बहन के प्रति जो भी व्यवहार रहा हो, उसका अंतःकरण सहज ही उमड़ता उमकता रहेगा। अभी भी पिता के उत्तराधिकार में पुत्री का कानूनी हिस्सा है, पर उस अधिकार का लाभ कदाचित ही कोई लड़की लेना चाहती होगी। वह भाई के पक्ष में अपना अधिकार सहज उदारता के साथ खुशी खुशी त्याग देती है और दावा बेदावा लिख देती है। आर्थिक दृष्टि से इस प्रत्यक्ष हानि के विरुद्ध अनेकों दलीलें हैं, पर वे एक कोने पर रखी रह जाती है। भाई और बहन के भाव भरे रिश्ते में उस धन लाभ को कभी कभी ही कोई बाधक बनने देता है। ये नारी का सहज स्वभाव है। कम से कम इसे भारत में तो सहज ही हटाया मिटाया नहीं जा सकता। यह उसके पूर्वजों की सांस्कृतिक थाती है, जिसके कारण इतने आंधी तूफान आने पर ही विद्रोह जैसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। स्नेह बंधनों की तरह उसने पराधीनता के बंधन भी स्वीकार कर लिए और इतने लंबे समय से वह अनीति मूलक रीति नीति चलती चली आई परंपरा बनकर सहज ही व्यवहार स्तर तक आ गई। नारी की इस आत्मिक विशेषता के रहते किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि महिला जागरण मंच से नर और नारी के बीच कोई दरार डालने या विद्रोह उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। अभियान के दूरदर्शी सूत्र संचालक वैसी मूर्खता नहीं कर सकते। उनका उद्देश्य मात्र इन विकृतियों की हानियां समझाना है, जिसने नारी को अपंग और नर को भारवाही बनाकर प्रकृति के समस्त द्वारों को अवरुद्ध करके रख दिया है। नर और नारी में द्वेष उत्पन्न करके किसी को क्या मिलेगा? फिर उतनी सुदृढ़ आत्मीयता को शिथिल
एवं नष्ट किन साधनों से किया जा सकेगा। पाश्चात्य देशों में नारी मुक्ति आंदोलन के नाम पर एक नर विद्वेषी आंदोलन चल रहा है। भारत में अपने कारण हैं और पाश्चात्य देशों में अपने। अपने देश में किसी को महिला जागरण अभियान द्वारा स्थिति की कटु समीक्षा होते देखकर किसी अवांछनीय दुर्घटना की आशंका नहीं करनी चाहिए। नर और नारी की प्रकृति प्रदत्त अभिन्न एकता एवं सघन आत्मीयता इतने कच्चे धागों से नहीं बंधी है कि वह किसी समीक्षा मात्र से टूट फूट कर बिखर जाए। एक विग्रह के हटाने के लिए दूसरा संकट उत्पन्न करना हम में से किसी के भी मस्तिष्क में नहीं है। पैदा करना चाहे तो भी दोनों को घनिष्ठता के सुदृढ़ सूत्र में बांधे हुए प्रकृति की प्रबल शक्तियां वैसा होने न देंगी। कांटा कहाँ लगा है, कितना गहरा है, ये कुरेदने भर का प्रयत्न किया जा रहा है ताकि हर घड़ी सहनी पड़ रही कसक से पीछा छुड़ाया जा सके। विद्रोह उस अनीति के विरुद्ध है जिसने दोनों पक्षों की घनिष्ठता में भारी व्यवधान उत्पन्न कर दिया है। दोनों के भाव भरे सहयोग से व्यक्ति, परिवार, समाज की सर्वतोमुखी प्रगति संभव है। उसके मार्ग में पड़े हुए रोड़े भर हम लोग बीन रहे हैं। किसी को भी ये आशंका नहीं करनी चाहिए कि अपने अभियान की प्रतिक्रिया नर और नारी के बीच किसी प्रकार की दरार उत्पन्न करेगी। उसका उद्देश्य सघन सहयोग की स्थापना है। उसने अनुदान ही दिए हैं। नारी के आक्रोश को समझा जाना चाहिए और गंभीरता पूर्वक उस तथ्य पर विचार किया जाना चाहिए जिसके कारण उसे परिवर्तन की उतावली है। महिला जागरण के रूप में जो मुद्दतों की दबी, सुलगती, घुटती उद्विग्नता उभर कर आई है, उसके पीछे प्रतिशोध की गंध किसी को भी नहीं सूंघनी चाहिए। प्रतिपक्षी को गिराकर उस पर अपना वर्चस्व स्थापित करने की उसकी महत्वाकांक्षा कभी उभर नहीं सकती। वह सामाजिक दृष्टि से छोटी भले ही बना दी गई हो, प्रकृति प्रदत्त गौरव के कारण वह सदा बड़ी है। पुत्र को वह असीम वात्सल्य देती है, पति को गहरा समर्पण और भाई को उत्कृष्टतम ममत्व दाता होती है। उसकी अंतरात्मा अपने इस प्रकृति प्रदत्त बड़प्पन की तृप्ति हर घड़ी अनुभव करती है। फिर वह पति, पिता, भाई और पुत्र से बड़ा बनने की, इन्हें गिराकर अपना वर्चस्व बढ़ाने की आकांक्षा क्यों करेगी? जिन्हें वह आजीवन अनुदान ही देती है, उनमें यदि कुछ अनुचित भी बरता है तो उसका सुधार भर होने की अपेक्षा करेगी। प्रतिशोध और प्रतिहिंसा के लिए कुछ करना तो दूर, सोचना भी उससे न बन पड़ेगा। आतुरता, उद्विग्नता और खीज इस बात की है कि उसे अपने प्रिय क्षेत्र में समुचित कौशल दिखा सकने की क्षमता से वंचित न किया जाए। उसे वे प्रतिबंध बहुत ही अखरते हैं जिनके कारण उसे गृह लक्ष्मी पद से वंचित कर दिया गया है। वह अपनी उस सहज कलाकारिता का परिचय नहीं दे पा रही है जो उसके आत्म संतोष एवं गर्व गौरव का केंद्र बिंदु अनादि काल से रहा है और अनंत काल तक बना रहेगा। उसे सच्चे अर्थों में लक्ष्मी बनने भर की महत्वाकांक्षा है। वह समर्थ और सफल गृह स्वामिनी बनना चाहती है। परिवार रूपी एक छोटे राष्ट्र एवं समाज को उच्च स्तरीय विभूतियों से भरा पूरा बनाना चाहती है। यदि उसे इतना करने दिया जाए, इस अधिकार क्षेत्र को न छीना जाए तो उतने भर से वह पूर्णतया संतुष्ट और प्रसन्न बनी रहेगी। गृह लक्ष्मी की भूमिका निभा सकने के लिए उसे उपयुक्त शिक्षा, योग्यता, अनुभव, प्रतिभा एवं अवसर मिलना चाहिए। प्रस्तुत प्रतिबंधों ने उसके हाथों से ये सब छीन लिया है। प्रतिबंधों ने उसके नागरिक अधिकारों का ही अपहरण नहीं किया है, वरन उस क्षमता को उपार्जित कर सकने से भी वंचित कर दिया है जो गृह लक्ष्मी की भूमिका निभा सकने के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक है। स्वर्गलोक की लक्ष्मी की तुलना में
भूलोक में निवास करने वाली लक्ष्मी की मूर्तिमान पुत्री। गृह लक्ष्मी कहीं अधिक वास्तविक है। गृह लक्ष्मी का अर्थ है नारी। उसका प्रधान कार्यक्षेत्र गृह है। अपने राज्य में वह स्वर्गीय परिस्थितियां उत्पन्न करने में पूरी तरह समर्थ है। इसका प्रत्यक्ष परिचय कभी भी कहीं भी प्राप्त किया जा सकता है। घर एक प्रकार का शरीर है। शरीर के विभिन्न अंग अवयव जब ठीक काम करते हैं तो रूप, यौवन, शोभा, सौंदर्य, उत्साह, उल्लास छलकता रहता है। प्रसन्नता और सफलता उसके इर्द गिर्द मंडराती रहती है। गृह परिवार की स्थिति यदि स्वस्थ संतुलित बनी रहे तो उसमें रहने पलने वालों को हर घड़ी आनंद मिलता है और उस उत्साह भरी सुखद परिस्थितियों में हर किसी को प्रफुल्ल रहने का, प्रगति की दिशा में अग्रसर होने का अवसर मिलता है। ये सोचना सही नहीं है कि धन से हर वस्तु मिल सकती है। यदि प्रचुर धन होगा तो और अधिक सुविधा साधन जुटाए जा सकेंगे और उनके आधार पर सुखी सुविकसित रहा जा सकेगा। यदि ऐसा होता तो धनवान लोगों को गृह कलह, मनोमालिन्य की दुर्भिसंधियों से ग्रसित क्यों रहना पड़ता है? वे पारिवारिक विकृतियों से विक्षुब्ध क्यों पाए जाते? धन शरीर को थोड़ी सी सुविधा भर दे पाता है। मनोरंजन के क्षणिक साधन जुटा सकना ही उसके लिए संभव होता है। वास्तविक सुख शांति तो सद्गुणों से ही उत्पन्न होती है। सद्गुणी अपने परिष्कृत दृष्टिकोण के कारण परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठा लेता है और व्यक्तित्व की दृष्टि से अविकसित लोगों को भी अपने साथ लेकर सुखद अनुभूतियों का रसास्वादन कराता रहता है। सद्गुणों की संपत्ति जहाँ रहती है वहाँ धन का अभाव भी कुछ अधिक हानि नहीं पहुँचा पाता। निर्धन परिस्थितियों में रहते हुए भी सुसंस्कृत हर्षोल्लास का वातावरण बना रह सकता है। सुसंस्कारिता जहाँ भी होगी वहाँ प्रगति का द्वार कभी भी अवरुद्ध न हो सकेगा। भले ही अभाव जन्य परिस्थितियाँ कितनी ही जटिल क्यों न हो, घर के सामान को सुव्यवस्था रखकर उस छोटे से घरौंदे को सुरुचि, रूप, शोभा, सौंदर्य से भरा पूरा बना देना सुगृहिणी के बाएं हाथ का खेल है। नीरस और ओछे स्तर के लोगों को भी अपनी परिष्कृत प्रवृत्ति में जड़कर शालीनता के ढांचे में ढलने बदलने के लिए विवश कर देना भाव संपत्ति की धनी नारी के लिए अतीव सरल है। नारी अंतःकरण कुछ विशेष तत्वों के बाहुल्य से भरा पूरा बनाया गया। उसमें आत्मीयता और उदारता की, करुणा और कोमलता की मात्रा पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक होती है। अपनी इस विशेषता के कारण वह रूखी और कर्कश प्रकृति के लोगों को भी नरम बना सकती है, उनमें सरस सहृदयता का संचार कर सकती है। यदि घर के लोगों में सामान्य शालीनता मौजूद हो तब तो फिर कहना ही क्या। सुसंस्कृत नारी की भूमिका उस स्थिति में सोना और सुगंध की कहावत चरितार्थ करती है। सुगृहिणी देखने से लगता है कि परिवार संस्था के स्वरूप का निर्धारण करने में पुरुष की बड़ी भूमिका है, पर वास्तविकता ये है कि उसका बाह्य कलेवर ही उसके द्वारा खड़ा किया जाता है। उसमें प्राण संचार तो नारी ही करती है। परिवार मात्र वस्तुओं का जमघट या चलती फिरती मशीनों का गोदाम भर तो नहीं है। उस परिधि में रहने वाली हर वस्तु कलात्मक सुरुचि द्वारा अपने सदुपयोग की शोभा, सुसज्जा की अपेक्षा करती है। ये सब व्यवस्था बुद्धि से ही संपन्न होता है। परिवार में रहने वाले लोगों का व्यक्तित्व चित्र विचित्र क्रम का बना होता है। उनमें से प्रत्येक की आकृति ही नहीं, प्रकृति भी भिन्न होती है। हर एक की अपनी आवश्यकता और अपेक्षा होती है। हर एक में कुछ दोष और दुर्गुण होते हैं। इस भानमती के पिटारे में भरी विलक्षणताओं को किस तरह शालीनता के सुनियोजित ढांचे में जकड़ पकड़ कर रखा जाए, यह किसी जादूगर का ही काम है।
सुगृहिणी इस अर्थ में वस्तुतः जादूगरनी ही होती है। सुगृहिणी को अपना परिवार उद्यान न केवल पानी देकर उगाना, सींचना, बढ़ाना पड़ता है, वरन उसकी सुरक्षा के लिए चतुर माली की तरह जागरूक भी रहना पड़ता है। माली जानता है कि यदि पौधों की रखवाली न की गई तो उसे जंगली जानवर चढ़ जाएंगे। पेड़ों पर फल लगते हैं तो उन्हें पक्षियों से बचाना पड़ता है, अन्यथा एक भी फल हाथ न लगेगा। पेड़ों के नीचे उगने वाले खरपतवार को वह उखाड़ता गिराता है ताकि उनका जमघट जमीन से पौधों की खुराक न झपट ले जाए। टेढ़ी मेढ़ी डालियों को वह बराबर काटता छांटता रहता है ताकि उसके फल वृक्ष जंगली झाड़ियों जैसे कुरूप न बन जाएं। यदि ऐसी सतर्कता न बरती जाएगी तो माली अपना कर्तव्य पूरा न कर सकेगा, उसका बगीचा सुविकसित न हो सकेगा। सुगृहिणी को कुशल माली की तरह अपने घर परिवार के लिए न केवल सुकोमल अनुदान देने पड़ते हैं, वरन दूरदर्शी प्रशासक की तरह नियंत्रण एवं प्रतिरोध के कड़े कदम भी उठाने पड़ते हैं। बुद्धिमान माताएं अपने बालकों पर केवल प्यार ही नहीं करती रहती, वे एक आंख में दुलार, दूसरी में वर्जन का हथियार भी थामे रहती है। इस संतुलन के अभाव में माता की एक पक्षीय प्रकृति बच्चों के व्यक्तित्व का नाश कर देगी। अविवेक पूर्ण दुलार से बच्चे बिगड़ते हैं, इसे हर कोई जानता है। नारी के ये दोनों ही शस्त्र ढाल तलवार की तरह सुरक्षात्मक और आक्रमणात्मक दोनों ही प्रयोजन पूरे करते हैं। हीरा खदान में भी बहुमूल्य ही होता है, पर बाजार में उसकी कीमत तब आकी जाती है जब उसकी सफाई, कटाई, छिलाई आदि की प्रक्रियाएं पूरी कर दी जाती हैं। नारी की मूल प्रकृति कितनी ही उच्च स्तरीय क्यों न हो, उसको परिष्कृत करने के लिए हीरे को आकर्षक बनाने जैसा प्रयास करना पड़ेगा। परिष्कार का अवसर न मिलने पर उसकी वह प्रतिभा निखर न सकेगी, जो अवसर के अभाव में मूर्छना ग्रस्त मृतप्राय बनकर ज्यों की त्यों दबी पड़ी रहती है। नारी स्वभावतः गृह लक्ष्मी है, उसमें परिवार को स्वर्ग बनाने की प्रकृति प्रदत्त क्षमता विद्यमान है। फिर भी उसके फलने फूलने और समर्थ विकसित होने के लिए अवसर तो मिलना ही चाहिए। घोड़े और हाथी युद्ध क्षेत्र में आश्चर्यचकित करने वाली सफलताएं प्रदान कराते रहे हैं, पर तभी जब उनकी कुशलता को विकसित होने के लिए समुचित प्रशिक्षण एवं अभ्यास का अवसर मिला है। यदि उन्हें पैर कसकर पटक रखा जाए तो कैसे कोई घोड़ा या हाथी वैसा पराक्रम दिखा सकता है। नारी को ऐसे प्रशिक्षण, वातावरण एवं अवसर का लाभ मिलना चाहिए जिसमें उसकी विशेषताओं को कार्यान्वित कर सकना संभव हो सके। हर व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में कुशल, प्रवीण और निष्णात बनने का प्रयत्न करता है। चिरकाल से नारी अपने को प्रस्तुत उत्तरदायित्वों का निर्वाह ठीक तरह कर सकने के योग्य बनाती रही है, पर यह उसका अपना प्रयास है। उसकी प्रवीणता बढ़ाने में समुचित योगदान देना पुरुष का काम है। साधन जुटाने तथा अवसर देने की जिम्मेदारी उसी की है। यदि दोनों पहिए तालमेल बिठाकर ठीक तरह लुढ़कने लगे तो गाड़ी अपने अभीष्ट लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकती है और हमारे घर परिवारों का वातावरण स्वर्ग जैसा हो सकता है। उसमें रहने और पलने वाला प्रत्येक मनुष्य अपने वर्तमान को प्रफुल्ल और भविष्य को उज्जवल बनाने का आधार पा सकता है। गृहचालिका को समुन्नत बनाएं। हमारा व्यक्तित्व प्रखर एवं प्रतिभाशाली होना चाहिए। हमारी सामाजिक परिस्थितियां सुविधा और सद्भावना भरी होनी चाहिए। यदि यह सचमुच ही अभीष्ट हो तो व्यक्ति और समाज के बीच की कड़ी, परिवार का वातावरण सुसंस्कृत बनाया जाना चाहिए।
यह मात्र साधन सुविधा जुटाने से, पैसा खर्च करने से संभव नहीं। इसके लिए गृह संचालिका को, गृहिणी को समुन्नत बनाया जाना चाहिए। उसे उतना अवसर, साधन और सहयोग मिलना चाहिए जिससे वह अपनी प्रकृति प्रदत्त विशेषता को ठीक तरह कार्यान्वित कर सके और गृह लक्ष्मी की भूमिका निभाते हुए घर परिवार को स्वर्गीय वातावरण से भरा पूरा बना सकने का श्रेय प्राप्त कर सके। इस दिशा में किए गए प्रयास वस्तुतः मानव जाति के उज्जवल भविष्य निर्माण करने का ठोस आधार बन सकते हैं। इस सब के लिए पहली आवश्यकता यह है कि नारी को अपने विकास के लिए समय मिले। यहाँ यह तो नहीं कहा जाता कि उसे घरेलू कार्यों से एकदम मुक्त कर दिया जाए, किंतु उसमें कुछ सुधार और व्यवस्था जोड़ देना किसी के लिए भी कठिन नहीं है। गृह व्यवस्था में समय की नियमितता निर्धारित होनी चाहिए। भोजन ठंडा या गर्म मिलने की बात में कोई तथ्य नहीं। थोड़े समय का रखा भोजन स्वाद की दृष्टि से 19 भले ही हो जाता हो, गुण की दृष्टि से उसमें कोई अंतर नहीं आता। चौका चलते जो लोग गर्म भोजन कर सकते हो वे वैसा ही करें, पर समय को समय खाने वालों के लिए चूल्हा जलाते रहना, जब भी आवे तभी गर्म भोजन बनाना अनुचित है। खाने वाले की तनिक सी सुविधा के लिए घर का सारा काम फैला रहता है और स्त्रियां पूरे समय तक उसी जंजाल में जुटी रहती हैं। उन्हें शिक्षा, शिल्प, स्वास्थ्य आदि के लिए अवकाश मिलना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी अड़चन चौके का फैले पड़ा रहना है। प्रचलन यह होना चाहिए कि जो लोग समय पर भोजन न कर सकें, उनकी थाली उठाकर रख दी जाए, वे जब भी आए उसे स्वीकार कर लें। बात जरा सी है, पर उसके साथ घरों की प्रगति का सारा आधार जुड़ा हुआ है। समय ही न मिलेगा तो वह सब पर कल्याण करने के लिए कुछ करने की सुविधा ही कहां से पा सकेगी। नवयुग में प्रत्येक महिला को अपने समाज की प्रगति के लिए कुछ न कुछ करना ही होगा। उसके लिए उसे अवसर तभी मिल सकता है जब घर के कामों को निपटाने में सब लोग मिलजुल कर सहयोग दें और हाथ बटाएं। गृहस्थी के काम दिखते ही छोटे और बड़े हैं, पर वे इतने चित्र विचित्र ढंग के होते हैं कि उन्हें समेटने में एक स्त्री को दम लेने भर की फुर्सत नहीं मिलती। बड़प्पन का अहंकार और छोटों का संकोच कुछ लोगों को पूरी तरह छुट्टिल और कुछ को बेतरह व्यस्त बनाता है। अच्छा यह है कि गृह कार्यों को सम्मिलित रूप से सहयोग पूर्वक मिलजुल कर किया जाए और हंसते हंसाते खेल विनोद की तरह निपटा लिया जाए। इससे गृह व्यवस्था में सबका हस्तक्षेप रहने से वह सुंदर बन पड़ेगी और हर सदस्य को इस अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी का अनुभव भी रहेगा। साथ काम करना और साथ खाना कितना उत्साहवर्धक होता है, इसे प्रत्यक्ष अनुभव किया जाना चाहिए। इस छोटे से परिवर्तन से घर परिवारों का ढांचा ही बदल जाएगा और व्यस्त निठल्ले का भेद न रहने से प्रत्येक महिला को कुछ वैसा करने के लिए अवसर मिल जाएगा जिसकी नारी उत्कर्ष के लिए आज नितांत आवश्यकता है। परिवार पाठशाला। परिवार पाठशाला में श्रमशीलता, सादगी, मितव्ययिता, स्वच्छता, शिष्टाचार, सहयोग जैसे सद्गुणों की सघन शिक्षण व्यवस्था रहनी चाहिए। यह तभी संभव हो सकता है जब सब लोग मिलजुल कर घर का काम निपटाने और प्रत्येक गतिविधि में आवश्यक दिलचस्पी लें। स्कूलों में गणित, भूगोल, इतिहास जैसी जानकारियां मिल सकती हैं, पर सद्गुणों को अभ्यास में उतारने के लिए परिवार पाठशाला ही कारगर हो सकती है। पाठशाला वह जिसमें सभी छात्रों को पढ़ना सीखना पड़े, जहां एक व्यक्ति ही अध्यापक और छात्र दोनों की भूमिका अकेला ही निभाता रहे और छात्र मूक दर्शक बने बैठे रहें, वहां क्या कुछ बन पड़ेगा।
बात काम में हाथ बंटाने की नहीं, मुख्य उद्देश्य प्रत्येक सदस्य को वे गुण सिखाने का है जो भावी जीवन में महत्वपूर्ण सफलताओं के आधार बन सकते हैं। व्यावहारिक शिक्षा के उपकरणों का सहारा लेना पड़ता है। घर के कार्य को शिक्षा उपकरण समझा जाए तो सद्गुणों की कुशलता प्राप्त करने के लाभ को ध्यान में रखने वाले गृह कार्यों को मिलजुल कर करने की बात में किसी प्रकार की हेटी अनुभव न करेंगे। इससे परिवार के वातावरण में प्रगतिशीलता का समावेश, घर के प्रत्येक सदस्य का व्यावहारिक एवं भावनात्मक सद्गुणों के शिक्षण का लाभ तो प्रत्यक्ष ही है, परोक्ष लाभ यह है कि घर में नारियों को भी कुछ ऐसा करने का अवसर मिल जाएगा जिससे वे रसोईदारिन, चौकीदारिन तथा बच्चे जनने की मशीन से बढ़कर भी अपने को कुछ समझ सके तथा दूसरे भी उन्हें अधिक उपयुक्त मान सकें। घर का वातावरण बनाने में हर परिवार में सहकारिता की प्रथा परस्पर चल पड़े, ऐसे प्रयत्न होने चाहिए। भारतीय संस्कृति स्त्रियों के प्रति बहुत ही उदार रही है। यही कारण था कि वे किसी समय ज्ञान, विज्ञान, विद्या, बुद्धि, कौशल, राजनीति, रणनीति, समाज और गृहस्थ के मामलों में महत्वपूर्ण योगदान देती थी। पिछले दिनों राजनैतिक पराधीनता, अशिक्षा और निर्धनता के कारण भारतीय समाज में जिस कुंठा ने जन्म लिया, उसके फलस्वरूप नारी के प्रति पुरुष के दृष्टिकोण में भारी अंतर आ गया। अनेक लोगों ने वर्तमान नारी की स्थिति को उसके नैसर्गिक दोषों की संज्ञा दे दी। वे भूलते हैं कि पुरुष के समान स्त्री भी कोई जैविक गुण लेकर जन्म नहीं लेती, अपितु समाज उसे जैसी परिस्थितियां प्रदान करता है वह उसी के अनुरूप ढलती और विकसित होती है। यही कारण है कि संसार के हर देश में, हर देश के असंख्य समुदायों में स्त्रियों की परिस्थितियां भिन्न भिन्न हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि नारी परंपरागत मूल्यों और परंपराओं के विधि निषेध से प्रतिबंधित नहीं। यदि उस पर कोई बंधन है तो वह है पुरुष का अपना स्वार्थी दृष्टिकोण। यदि लोग उसे छोड़ दें और नारी को सच्चे अर्थों में विकसित होने दें, तो वह प्रगति का प्रधान स्तंभ सिद्ध हो सकती है। अमेरिका की सुप्रसिद्ध मानव विज्ञानवेत्ता मार्गरेट रीड ने महिलाओं के जीवन का विशुद्ध अध्ययन किया है। चौबोली नामक कबीले की स्त्रियों का वर्णन करते हुए वे लिखते हैं, वहाँ की स्त्रियां शासक के रूप में काम करती हैं। अपनी सारी व्यवस्था वह आप ही करती हैं, साथ ही प्रबंधक के भी कर्तव्य निभाती है। पुरुष की जिम्मेदारियां और भावनात्मक निर्भरता ठीक उसी प्रकार की होती है जिस प्रकार हमारे समाज में स्त्रियों की। इस प्रकार की व्यवस्था में चौबोली कबीलों का जीवन बहुत ही सुखी एवं समुन्नत पाया जाता है। जिन जनजातियों ने बौद्धिक और संस्कारजन्य वरिष्ठता प्राप्त की है, वहाँ की स्त्रियों को यदि अधिक प्रबंध के अधिकार दिए जाएं, तो निरर्थक अनियमितताओं का, बुराइयों का शीघ्रता से अंत हो सकता है। ऐसे मामलों में कम से कम स्त्रियों से विचार विमर्श को तो उन्होंने अनिवार्य बताया है, जो सर्वथा उचित भी है। अर्जेंटीना, चिली, क्यूबा, उरुग्वे तथा लैटिन अमेरिकी देशों में स्त्रियों को रोजगार, राजनीति, उत्पादन आदि किसी भी क्षेत्र में काम करने और आजीविका, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त करने की छूट है। तो भी वहाँ 22 से 25% ही महिलाएं इस ओर आकर्षित होती हैं। उनमें से अधिकांश वैयक्तिक कारणों से ऐसा करती है। अधिकांश अपनी प्रकृति प्रदत्त कोमलता, संवेदनशीलता का लाभ परिवारों की सुख, संतुष्टि और सुव्यवस्था को देती हैं। इनमें दोनों पक्ष आत्म संतोष अनुभव करते हैं। वहाँ भी यह तथ्य स्वीकार किया जा रहा है कि समाज का भावनात्मक संतुलन स्थूल व्यवस्थाओं से कम महत्व नहीं रखता तथा उसमें नारी का योगदान अनिवार्य है।
नारी स्थूल व्यवस्थाएं पुरुष की ही तरह कर सकती हैं, किंतु उसकी दिव्य क्षमताओं की उपयोगिता व्यक्ति, परिवार तथा समाज के भावनात्मक नेतृत्व में अधिक है। नारी को अपनी वह विशेषता ध्यान में रखनी चाहिए और पुरुष वर्ग को यह तथ्य स्वीकार करके उसका लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। बड़ी संख्या में पुरुष वर्ग की यह मान्यता है कि नारी को समान अधिकार, बराबरी का सम्मान देने तथा उसके साथ कार्यों में बराबरी से सहयोग करने से पुरुषत्व का अपमान है। ऐसा सोचना न तो तर्क संगत है और न तथ्य सम्मत, वह तो हमारे पूर्वाभ्यास और वर्तमान स्थिति बनाए रखने के अपने दुराग्रहपूर्ण चिंतन की विकृति ही है। नारी का सहयोगी बनने में न तो पुरुष का अपमान है और न ऐसा किया जाना अव्यावहारिक ही कहा जा सकता है। वर्मा के पुरुषों ने इस दिशा में अपनी ओर से पूरी उदारता बरती है। वे घर के काम काज में पूरी तरह हाथ बंटाते हैं। खाना पकाना, बर्तन धोना, बच्चों को खिलाना, लोरी गा गाकर सुनाना, वे ठीक उसी तरह करते हैं जिस तरह स्त्रियां। इसमें उन्हें अपने आप के पौरुष में अपमान का कोई कारण नहीं दिखता। उन्हें किसी प्रकार की लज्जा और हिचक नहीं होती। उससे उनका गृहस्थ सुदृढ़ और सुविकसित होता है। गृह स्वामिनी, गृह प्रबंधक स्त्री होती है, तथापि पुरुष अपने आप को कतई कमजोर अनुभव नहीं करता। बर्मा की लड़कियां छोटी छोटी दुकानें भी चलाती हैं, फैक्ट्रियों में भी काम करती हैं, अध्यापक, इंजीनियर, वकील, जल तथा सेना तक में काम करती हैं। अफ्रीकी देशों के पिछड़ेपन का प्रधान कारण वहाँ की नारी का अविकसित होना है। विवाह और दाम्पत्य संबंधी कोई कुशल नियम प्रतिपादित न होने के कारण वहाँ की स्त्रियों को कभी कभी आजीवन बच्चों के एकाकी पालन का बोझ ढोना पड़ता है, क्योंकि पति के लिए गृहस्थ संबंध स्थापित करने के बावजूद पारिवारिक संबंधों के कठोरता पूर्वक निर्वाह का कोई नियम नहीं है। विवाह हो जाने पर भी नारी का अधिकांश प्रजनन का ही जीवन जीना पड़ता है, जिससे वह स्वस्थ समाज के निर्माण में किसी प्रकार का योगदान नहीं दे पाती। हमारे समाज में यह नहीं है, तो भी दहेज प्रथा ने उनकी स्थिति लगभग यही बना रखी है। इसी से हम भी अपेक्षित रूप से आगे नहीं बढ़ पाते। नारी प्रधान व्यवस्था। नारी की सहज पवित्रता तथा भावनात्मक क्षमता का उपयोग परिवार तथा समाज की अर्थव्यवस्था को सुनियंत्रित तथा सुनियोजित बनाने में भी किया जा सकता है। नारी अर्थव्यवस्था में बराबरी का सहयोगी बनाकर अथवा उसके ही हाथों में ही प्रधान रूप से अर्थ नियंत्रण देकर यह लाभ प्राप्त किया जा सकता है। अंडमान द्वीप में आदिम जातियों की स्त्रियों को सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र में समानता के अधिकार प्राप्त हैं। नीलगिरी की टोडा जाति में भी ऐसी ही व्यवस्था है। फलस्वरूप यह समुदाय हर दृष्टि से सुखी, संपन्न और अच्छी स्थिति में है। खासियों की व्यवस्था इससे भी बढ़कर है। वहाँ संपत्ति का स्वामित्व पिता से पुत्र को नहीं, माता से पुत्री को हस्तांतरित होता है। पुरुष का अर्जित भाग विवाह से पूर्व माता और विवाहोपरांत पत्नी को मिलता है। इस तरह अर्थव्यवस्था स्त्रियों द्वारा संचालित होने के कारण पुरुष अनेक सामाजिक बुराइयों से बचा रहता है, क्योंकि उनमें किसी प्रकार न तो नशेबाजी की आदत होती है, न निरर्थक प्रदर्शन और अपव्यय की। महिलाओं को समाज और राष्ट्र की रचना में सक्रिय भूमिका प्रदान करने के प्रयास अनेक राष्ट्रों ने किए हैं, किंतु यहाँ ध्यान यह भी रखना आवश्यक है कि परिवार की संरचना भी राष्ट्र निर्माण तथा समाज निर्माण का ही अंग है। अर्थव्यवस्था, राजनीति, संगठन, कृषि आदि प्रत्यक्ष रचनात्मक कार्य करने में महिलाओं पर कोई प्रतिबंध तो नहीं होना चाहिए,
किंतु परिवार संस्था में श्रेष्ठ और संवेदनशील व्यक्तित्वों का निर्माण करना भी राष्ट्र निर्माण का एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। वह भुलाया नहीं जाना चाहिए। रूस में लेनिन की राय थी कि स्त्रियों को गृहस्थी के कार्य और बच्चों के पालन पोषण से मुक्त कर देना चाहिए, जिससे वे देश की सेवा में समुचित स्थान बना सकें। इस विचार ने बहुत काम किया। वहाँ की स्त्री घुटन से ऊपर उठ आई और राष्ट्रीय प्रगति में बढ़ चढ़कर योगदान देने लगी। समय पड़ने पर स्त्रियों को वियतनाम और इजराइल क्षेत्र की महिलाओं जैसे तेजस्वी भूमिका निभाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। युद्ध के दिनों में वहाँ के उद्योग धंधे, कृषि, स्कूल आदि कार्य महिलाओं ने ही चलाए और सेना को भी योगदान देती रही। उत्तरी वियतनाम की एक सेनाधिकारी तक महिला थी। इस प्रकार की सामूहिक जिम्मेदारियां निभाते हुए भी नारी परिवार निर्माण की क्षमता को बनाए रख सकती हैं। परंपराएं युग की सामाजिक देन होती हैं। उनमें परिवर्तन किया जाना न तो धर्म के विपरीत होता है और न सामाजिक आचार विचार के विरुद्ध। टिम्बक्टू में पुरुष स्त्रियों से घूंघट करते हैं, स्त्रियां किसी भी प्रकार का घूंघट नहीं करती। कहते हैं कि टिम्बक्टू के लोग कभी योद्धा जाति के होते थे। वीरता प्रदर्शन के लिए वे अक्सर आपस में ही मारकाट और नोच खसोट किया करते थे, जिससे उनके मुंह में घाव हो जाते थे। कुरूप हो जाने से स्त्रियां उनसे विवाह नहीं करती थी। इस कारण अपनी कुरूपता को छिपाने के लिए वहाँ पुरुषों में पर्दा प्रथा प्रचलित हुई, जो अब परंपरा बन गई। यद्यपि आज उसका कोई औचित्य नहीं है। इसी प्रकार किसी जमाने में ऐसी ही राजनैतिक परवशता के कारण हमारे समाज में महिलाओं में पर्दा प्रथा प्रचलित हुई थी, पर आज उसका कोई औचित्य नहीं। उनके शील को आज कहीं से भी संकट नहीं, अतएव उस प्रथा को न तो छोड़ने में हिचक होनी चाहिए, न तोड़ने में सामाजिक अप्रतिष्ठा का भय दिखना चाहिए।